हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। हमने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन डी में आपने देखा, यानी पिछली वाली कक्षा में आपने देखा कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया किसे कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे कहते हैं, बॉल एग्स किसे कहते हैं। विटामिन डी में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व और शामिल हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब मिलकर के तीनों मिलकर के एकजुट होकर कार्य करते हैं। बहुत से सारे, यानी कि इसका रंग कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसकी यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बहुत से सारे हमने पढ़ा और आपने बेहतर समझा होगा जो हमने पढ़ा है। अगर आपने मेरा क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। हम अपना क्लास जो पढ़ाए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि विटामिन ई के बारे में क्या क्या, जैसे इसमें पूछ लिया जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके खोज किसने किया, इसके प्रकार यानी विटामिन ई के प्रकार क्या होते हैं, इसमें बीटा टोकोफेरॉल क्या होता है, अल्फा टोकोफेरॉल क्या होता है, इसमें सक्रिय कौन होता है, निष्क्रिय कौन होता है, ये सब पूछ लिया जाता है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसके में पूछ लीजिए बहुत। अगर आप विटामिन ई के बारे में यानी कि इसको पढ़ोगे तो इससे ढेरों क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। देखो, जब कोई भी विटामिन पढ़ते हो, चाहे विटामिन ए हो गया, चाहे विटामिन सी हो गया, चाहे विटामिन डी, विटामिन का कोई भी प्रकार ले लिया जाए, तो उसमें रासायनिक जो संरचना होती है उसे ज़रूर पूछा जाता है। यानी कि पहला ही क्वेश्चन बन जाता है उसके रासायनिक नाम पर। तो विटामिन ई के हम रासायनिक नाम को पहले पढ़ते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल होता है। ये पहला ही क्वेश्चन बन गया कि इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। लेकिन जो ये टोकोफेरॉल टोकोफेरॉल 3 शब्द से मिलकर बना होता है, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं टोको टोकोफेरॉल होता है। तो टोकोस यहाँ एक एक करके लिखते हैं, टोकोस। उसके बाद में फेरो, दूसरा हमारा होता है फेरो, यहाँ पे लिख देते हैं फेरो। पहला टोकोस हो गया, दूसरा फेरो, और हो गया तीसरा ओयल। ओयल जब आप लिखते हो तो एल्कोहल में लास्ट में क्या आ जाता है, ओयल आ जाता है। क्या गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में इसको शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसलिए मैंने 3 लाइन में लिख दिया है। टोकोस का अर्थ होता है शिशु, शा में लिख देती हूँ, समझ लेना, शिशु होता है। फोरोस का अर्थ होता है उत्पन्न, इसका उछटाऊ लिख देते हैं, समझ लेना। ओ एल मतलब क्या होता है, एल्कोहल। अब ओ एल एल्कोहल मतलब क्या हो गया, यानी कि देखो, जब एल्कोहल को लिखते हो तो लास्ट में क्या आता है, ओ एल आता है। तो ओ एल क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। यानी कि हमने टोकोफेरॉल का 3 शब्द में डिवाइड कर दिया, 3 शब्दों में मिलकर ही तो बना है। तो पहला अर्थ होता है, यानी टोकोस का अर्थ होता है शिशु, फेरोस का अर्थ होता है उत्पन्न, ओयल का अर्थ होता है एल्कोहल। यानी कि अगर हम इसको एकजुट बनाएं, जो हमने शब्द किया था, शब्द का जो अर्थ निकला शिशु, उत्पन्न, एल्कोहल, इसको हम कंबाइन करके समझते हैं कि इसका अर्थ क्या निकलता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि शिशु मतलब टोकोफेरॉल किसे कहते हैं अगर पूछा जाए, तो शिशु उत्पन्न करने वाला, वसा में घुलने वाला ऐसा अल्कोहलिक पदार्थ जिसे क्या कहते हो आप, टोकोफेरॉल कहते हो। हम फिर से आपको बता देते हैं, शिशु उत्पन्न करने वाला, वसा में घुलने वाला ऐसा एल्कोहलिक पदार्थ जिसे क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके खोज के समझा जाए। देखो, कोई भी चीज़ है दुनिया में, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे जो चीज़ है, तो कोई ना कोई तो उसे खोजा जाता है, वैसे ही अस्तित्व में नहीं आ जाता है। किसी न किसी चीज़ की इतिहास तो होती ही है। तो वैसे ही विटामिन ई का भी इतिहास है, यानी कि विटामिन ई का एक खोज नाम आता है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है विशन। उनका नाम है विशन, यानी कि 2 व्यक्ति थे, विशन एंड यूवानस। इवानस, उनका क्या नाम है, एक का नाम है विशन नाम है और एक का नाम है इवानस। खोज किस सन में की थी, तो 1922 में इसकी खोज हुई थी। यानी कि हम लोगों ने अभी विटामिन ए के बारे में क्या क्या पढ़ा। टोकोफेरॉल किस शब्द से मिलकर बना है, तो टोकोफेरॉल ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। टोकोफेरॉल जो है वो 3 शब्द से मिलकर बना है। उसका अर्थ होता है शिशु उत्पन्न करने वाला, वसा में घुलने वाला ऐसा एल्कोहलिक पदार्थ जिसे क्या कहते हैं,
टोकोफेरॉल कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि विटामिन ई का जो खोज हुआ था किस सन में हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और खोजकर्ता यानी कि उस पुरुष का क्या नाम है, तो उस पुरुष का नाम है विशन एंड इवानस नाम है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चूहे पे शोध किया था, यानी चूहे में देखा था प्रजनन क्षमता की कमी। तो उन्होंने इस अध्ययन में यही पाया कि चूहों पे प्रयोग किया और चूहे के प्रयोग करके क्या निकाला, विटामिन ई की खोज की। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म आते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। सुंदरता का विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। अब ये दो वर्ड एक लग के हम समझते हैं, ये दो वर्ड हम एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो सुंदरता का विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। हम देखो विटामिन जब ए पढ़ रहे थे, विटामिन सी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं 3 प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होता है, राइट। यही तो हमने पढ़ा था कि विटामिन जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट वो 3 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। हम लोगों ने ए पढ़ लिया है और सी पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं ई के बारे में। तो हम यहाँ पे ई के बारे में बताते हैं पहले विटामिन होते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन वो विटामिन होते हैं जो आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं, तो जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई क्या करते हैं, जो आपके चेहरे में फ्री रेडिकल होते हैं उसको दूर करने में मदद करते हैं। अब आपको हम बता दें कि फ्री रेडिकल किसे कहते हैं। फ्री रेडिकल वो होते हैं जैसे कि उम्र से पहले मतलब बूढ़े हो जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, उनकी जो चमड़े होती हैं शाइनिंग नहीं होती हैं, बेजान हो जाती हैं, दाने फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, वो क्या होते हैं, वही फ्री रेडिकल को दर्शाते हैं। लेकिन ये फ्री रेडिकल आते कैसे हैं, तो आपके शरीर में इतने सारे ऑर्गन जब काम कर रहे होते हैं, तो जो आपके शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होता है, आपके शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा के ऊपर जो हल्की हल्की छिद्रें होती हैं, उस माध्यम से जो वेस्ट मटेरियल होता है बाहर निकल जाता है। तो ये फ्री रेडिकल वही होते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं ना, तो वो जो निकला है मतलब कि वेस्ट मटेरियल, उसको दूर करने में मदद करता है। कौन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो भाई जब विटामिन ई आपके चेहरे के जो खूबसूरती बढ़ा रहा है, तो क्या आप उसे सुंदरता का विटामिन नहीं कह सकते, राइट। हम तो कह सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, आपके जो चेहरे की जो होती है अनवांटेड चीज़ें को बाहर निकालती है, उसमें वो सही सलामत करती है, तो सुंदरता तो ही बढ़ा रही है। तो उसे आप क्या कहते हो, सुंदरता का विटामिन कहते हो। और क्या कहते हो, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, राइट। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, फर्टिलिटी विटामिन। अब ये फर्टिलिटी विटामिन क्या होता है, फर्टिलिटी विटामिन बताते हैं आपको। देखो जब चूहे पे जब शोध किया था, यानी कि विशन एंड इवानस ने क्या किया था, चूहे पर तो ही शोध किया था, तो विटामिन ई की खोज हुई थी। तो जो चूहे पे शोध किया था, तो उसमें कमी क्या देखने को मिली थी, उसमें कमी ये देखने को मिली थी कि चूहे में जो था प्रजनन क्षमता का जो क्वालिटी यानी कि जो पाया जाता है वो नहीं पाता है। तो उसमें ये पता चला कि विटामिन ई की कमी, इसलिए प्रजनन क्षमता का जो क्वालिटी होना चाहिए यानी कि जो कमी दिखाई दे रही है। तो जब वो प्रजनन क्षमता वाला कमी उसी में तो चूहे में तो देखे थे, तो इसे क्या आप कह सकते हो, विटामिन ई के तो पता चला था, तो आप इसे कहते हो फर्टिलिटी विटामिन। यानी कि उसमें जब चूहे में कमी देखी गई तो पता चल गया कि इसके कमी से, यानी विटामिन ई की कमी से ही तो फर्टिलिटी विटामिन ई की जो कमी दिखाई देने लगी। आप इसे हिंदी में क्या कह सकते हो, प्रजनन क्षमता का विटामिन कह सकते हो। यानी कि हम लोगों ने अभी तक 4 पॉइंट पढ़ा कि इसे टोकोफेरॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल क्या होता है आपको पता चल गया होगा, और इसके खोज के बारे में पढ़ा। फिर हमने एंटीऑक्सीडेंट, सुंदरता का विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन, प्रजनन क्षमता वाला विटामिन पढ़ा। अब आगे हम थोड़ा चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। आगे है विटामिन ई की कमी। अब देखो अभी हमने शुरू ही स्लाइड में पढ़ा था कि विटामिन की जब कमी देखने को मिलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रजनन क्षमता का ह्रास हो जाएगा। यानी कि जो फर्टिलिटी होती है वो नहीं पाई जाती है। फर्टिलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों में कमी देखने को, पुरुष में भी बराबर का हकदार होता है। पुरुष में भी जो उनके स्पर्म होते हैं उसमें जो काउंटिंग होती है शुक्राणु की, उसकी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब स्त्री होती है उसके अंडाणु में भी कमी देखने को मिलेगी। तो जब विटामिन ई का जो मात्रा नहीं लेंगे
कोई भी स्त्री हो कोई भी पुरुष हो तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कमी हो जाएगी, तो फर्टिलिटी वो क्वालिटी नहीं आएगी, यानी कि पुरुष जो होगा उसमें शुक्राणु वो नहीं, यानी कि जो उसके स्पर्म में शुक्राणु होना चाहिए वो नहीं होगा, और स्त्री में अंडाणु के जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्त्री को बांझपन हो जाएगा। बांझपन क्या होता है, कोई भी स्त्री हो गई उससे अगर संतान नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा, बांझपन कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे है, यह जो होगा और स्त्री में अंडाणु के जो होना चाहिए वो नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्त्री को बांझपन हो जाएगा। बांझपन क्या होता है, कोई भी स्त्री हो गई उससे अगर संतान नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा, बांझपन कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे है, यह विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि विटामिन को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील यहाँ पे लिख देते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जो क्या करते हैं, जल में जा कर के घुल जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से क्या होता है, जल में जो लिक्विड वाले होते हैं वो होता है जल में जा कर के घुल जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसमें जाकर विटामिन बी विटामिन सी नहीं घुलता है। जब आप विटामिन बी पढ़ोगे विटामिन सी पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि कौन से ऐसे लिक्विड पदार्थ होते हैं जिसमें जा कर के वो नहीं घुलता है, और कौन से ऐसे होते हैं जिसमें आधा घुलता है, कौन से ऐसे होते हैं जो पूर्ण। अगर आपको ये सब जानकारी लेना है तो आप विटामिन बी विटामिन सी हमने पढ़ा दिया है, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हो कि कौन से ऐसे लिक्विड पदार्थ हो जिसमें पूरी तरह से घुल जाता है और जिसमें आधा घुल जाता है और किसमें घुलता ही नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर वसा की बात करें तो वसा यानी कि क्या होता है, चर्बी होता है। जो वसा में जाकर के घुल जाता है वो क्या होते हैं, कुछ और से विटामिन होते हैं। तो कौन से विटामिन होते हैं, ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। अगर जल की बात करें यानी कि जल में घुलनशील वाला विटामिन कौन होता है, तो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये हमने तो पढ़ा दिया है, ए पढ़ा दिया है और डी पढ़ा दिया है, अब बी और सी तो हमने पढ़ा ही दिया। हम आज बात कर रहे हैं ई के बारे में। तो ई में देख रहे हैं तो ई में क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन तो है, वसा में तो काउंटिंग किया जाता है। तो वही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किसमें जाकर के घुलनशील होता है, किसमें अघुलनशील होता है। तो यह जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, यहाँ पे आ रहेगा। यह जल में क्या होता है, नहीं घुलता है। वसा में क्या हो जाता है, ये घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील होता है, लेकिन ईथर, एल्कोहल, बेंजीन ये सब क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में तो होते हैं, तो इनमें क्या होता है, घुलनशील होता है। वहीं पे अगर जल की बात किया जाए तो जल में नहीं घुलता है, लेकिन ईथर एल्कोहल भी तो लिक्विड में है, तरल पदार्थ में है, तो यह क्या करता है, उसमें जाकर के घुल जाता है। अब बात करें रंग की, वहीं पे आपने जब विटामिन डी पढ़ा था, विटामिन सी पढ़ा था, तो उसमें भी रंग के बारे में पूछा गया था ना कि रंग यानी विटामिन बी कौन सा रंग होता है, विटामिन डी कौन सा रंग होता है। डी का रंग क्या बताया था हमने, यही तो बात किया था कि डी का क्या होता है रंग, क्रिस्टलीय सफ़ेद रंग होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विटामिन ई का रंग कौन सा होता है, तो विटामिन ई का रंग होता है हल्का, जो एकदम हल्का वाला पीला होता है ना उस तरह होता है, लेकिन ये कैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा यानी कि तेलीय पदार्थ का होता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है। लेकिन देखो ध्यान देना, अगर समान ताप रहेगा, ठीक है, अगर समान ताप रहेगा तो उसमें तो नहीं नष्ट होगा, जैसे कि 100 ताप रहे तो नहीं होगा, जब भी 200 डिग्री सेल्सियस रहे तब तो इसकी नष्टता नहीं होगी। लेकिन 200 डिग्री से जब पार हो जाएगा, 250 200 यहाँ से पार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विटामिन ई नष्ट हो सकता है। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल ताप रहे तो नहीं नष्ट होगा। लेकिन जो सूरज होती है, सूरज की पराबैंगनी किरणें होती हैं, उससे ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन आपने जब पढ़ा था जो विटामिन बी होते हैं, विटामिन सी होते हैं, ये बड़े सुकुमार होते हैं, ये हर किसी के साथ इनका मिलन नहीं हो पाता। जैसे ये वसा क्या बोलते हैं, जल के साथ तो ये बह ही जाते थे, सूरज की रोशनी से नष्ट हो जा रहे थे, उष्णता से नष्ट हो जाते थे, और जो बर्तन होते हैं बर्तन के प्रभाव से भी वो नष्ट हो जाते थे। ये सब हमने पढ़ा था विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, सूरज की रोशनी से यानी कि सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे तो विटामिन ई की नष्टता हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल ताप होता है, नॉर्मल ताप से नहीं नष्ट होता है, लेकिन जो 200 डिग्री से पार चला जाएगा तब उससे क्या हो जाएगा, अपनी जो ताप होती है ताप का वो सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आगे बात किया जाए। आप देखो, अभी आपने शुरू में ही पढ़ा था कि विटामिन की खोज किसने की थी, विशन एंड ईवानस ने की थी। कब की थी, 1922 में। किस पे की थी, चूहों पर शोध करके ये विटामिन ई की खोज की थी। लेकिन उससे पहले भी इसकी खोज हो चुकी थी।
यहाँ पे ये लिखा है सबसे पहले विटामिन ई की खोज कहाँ से हुई थी? जो गेहूं होता है, गेहूं का जो भ्रूण होता है वहां से इसकी खोज की गई थी। जब उसकी खोज हुई थी ना, तो जो उसकी जब कोई चीज खोजा जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ तो संगठन बनता है ना, उसकी रासायनिक संरचना बनती है। तो उसके रासायनिक संरचना के आधार पर ही उसका टोकोफेरॉल नाम दिया गया था, राइट। यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि जब विटामिन की ई की जब खोज सन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 1922 बताओगे। लेकिन पूछा जाए कि किन महापुरुष ने किया था, तो विशन एंड इवानस ने, इन्होंने दोनों मिलकर के खोज की थी चूहे पर शोध करके। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि किस गेहूं के बुरों पे किसकी खोज हुई थी, तो गेहूं के बुरों पे विटामिन ई की खोज हुई थी और उसके रासायनिक संरचना के आधार पर उसका नाम पड़ गया, यानी कि टोकोफेरॉल पड़ गया। आगे बात करें, यह विटामिन शिशु जन्म वाला विटामिन, यानी कि जो ये विटामिन है, अगर कुछ भी अगर आपको विटामिन ई के बारे में कोई एक ही बात में बतानी है, यानी कि आपसे कोई पूछे कि विटामिन ई के बारे में आप क्या जानते हो, तो एक सीधा सा जवाब होगा कि ये क्या होता है? शिशु जन्म करने वाला विटामिन होता है। यानी कि अगर आप इसके तो बहुत कार्य होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, सुंदरता को एनहेंस करता है, ठीक है, बहुत सारे काम करता है। लेकिन फिर भी एक मेन रोल होता है शिशु जन्म करने वाला विटामिन से होता है। अब आगे बात किया जाए, विटामिन ई के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने खोज के बारे में पढ़ा, इसके जो वसा में घुलनशील होता है, इसके ताप के बारे में, इसके कलर के बारे में बात किया। अब आइए बात करते हैं कि कौन सा विटामिन होता है। देखो, आपने बहुत सारे विटामिन पढ़ा था ना, यानी कि विटामिन डी पढ़ा था, तो उसमें भी प्रकार आया था, D2 D3, राइट। आपने पढ़ा था बहुत से प्रकार आते हैं। ऐसे ही जब विटामिन ई के बारे में पढ़ोगे तो विटामिन ई के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। यानी कि अल्फा की बात करें तो अल्फा टोकोफेरॉल, एक होता है अल्फा टोकोफेरॉल, एक होता है बीटा टोकोफेरॉल, ठीक है, एक होता है गामा टोकोफेरॉल। अल्फा जो पहला वाला होता है, यानी कि अल्फा टोकोफेरॉल होता है, यही होता है जनन क्षमता का गुण। यानी कि यही अगर किसी स्त्री में अगर पाया जाता है तो क्या करता है? शिशु जन्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वहीं बीटा की बात करें तो बीटा क्या होता है? जो पहला वाला नहीं है, यानी कि अल्फा टोकोफेरॉल है, इसकी मदद करता है, यानी क्या करता है? हेल्प करता है। ये क्या करता है? हेल्प करता है। लेकिन जब तीसरा वाला का गामा टोकोफेरॉल की बात करें तो ये क्या होता है? प्रकार में तो आता है विटामिन ए की, लेकिन ये कैसा होता है? निष्क्रिय रूप में होता है। यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या बात करा कि विटामिन ई के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अल्फा टोकोफेरॉल, एक होता है बीटा टोकोफेरॉल, एक होता है गामा टोकोफेरॉल। तो देखो, विटामिन ई के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 प्रकार है। लेकिन जो ये 3 प्रकार है ना, यही पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि यही में जो क्वालिटी है, क्वालिटी पाई जाती है। बाकी जो होते हैं प्रकार में सिर्फ आते हैं, लेकिन यही है जो क्या होते हैं? क्वालिटी में आए जाते हैं, यही सिर्फ पढ़ा जाता है। तो अल्फा टोकोफेरॉल का क्या भूमिका होती है? तो इसका भूमिका ये होती है कि यही जनन क्षमता का क्या करता है? गुण रखता है। यही होता है जो शिशु को पैदा करने में, मतलब वही क्वालिटी देता है, ठीक है। यानी कि विटामिन ई में यही रोल अदा करता है। ये क्या होता है? ये मेन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपके शरीर में बीटा टोकोफेरॉल है, गामा टोकोफेरॉल है, तो ये दोनों कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर अल्फा टोकोफेरॉल की बात करें तो यही काम करता है। अगर ये है तो समझो सही सलामत है। बीटा टोकोफेरॉल में क्या बात किया हमने? बीटा टोकोफेरॉल क्या होता है? अल्फा टोकोफेरॉल का मदद करता है, यानी कि सहायता करता है। यानी कि इसे होता नहीं है कि भाई आप आगे चलो, मैं पीछे से आपका क्या करूंगा? हेल्प करूंगा। तो यही करता है। ये तो खुद करता नहीं, लेकिन दूसरों को करने का मौका जरूर देता है। तो ये क्या होता है? ये हेल्प करता है। कौन किसका हेल्प करता है? तो अल्फा टोकोफेरॉल का हेल्प करता है, अल्फा टोको। लेकिन गामा की क्या बात करें? गामा होता है निष्क्रिय, ये निष्क्रिय रूप में होता है, ठीक है। अब आगे बात किया जाए, आगे क्या होता है? आगे है विटामिन ई के कार्य, ठीक है। अब आगे बात करें कि विटामिन ई के, अगर हम विटामिन ई ले रहे हैं अपने शरीर में, तो जो फर्टिलिटी विटामिन कह रहे थे, प्रजनन क्षमता, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करता है। कोई भी विटामिन हो ले लिया जाए, कोई भी पोषक तत्व ले जाए, सिर्फ उसका एक ही काम नहीं होता है, उसके बहुत सारे रोल होते हैं। यानी कि अगर
जैसे बहुत पढ़ते हो, वसा पढ़ते हो, विटामिन डी पढ़ते हो, तो उसमें किसका नाम, विटामिन डी का, कैल्शियम आता है, फास्फोरस है, यानी कि आप कैल्शियम की मात्रा नहीं लोगे, फास्फोरस की मात्रा नहीं लोगे, तो आप चाहे जितना विटामिन डी प्राप्त कर लोगे तो आपको वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ऐसे ही आपको वसा यानी कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है, तो आप चाहे जितना आप विटामिन डी की प्राप्ति करना चाहो तो आपको वो नहीं मिल सकती है। तो वैसे यही होता है कि कोई भी पोषक तत्व पढ़ते हो तो उसका सिर्फ एक ही काम नहीं होता, उसके बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि बहुत सारी जगह पे मिल करके कार्य करते हैं। तो वही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये विटामिन ई कहाँ कहाँ जा करके काम करता है। तो यहाँ पहला सा ही लाइन है कि यह क्या होता है, कोशिका की एकता बनाने में मदद करता है। देखो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है, हमारे शरीर की जब से सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, कोशिका होती है, राइट। हमारे यहाँ पे ये लिखा है सबसे पहले विटामिन ई की खोज कहाँ से हुई थी, जो गेहूं होता है, गेहूं का जो भ्रूण होता है वहां से इसकी खोज की गई थी। जब उसकी खोज हुई थी ना, तो जो उसकी जब कोई चीज खोजा जाता हो तो उस पर कुछ ना कुछ तो संगठन बनता है ना, उसकी रासायनिक संरचना बनती है, तो उसके रासायनिक संरचना के आधार पर ही उसका टोकोफेरोल नाम दिया गया था, राइट। यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि जब विटामिन की ई की जब खोज सन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 1922 बताओगे। लेकिन पूछा जाए कि किन महापुरुष ने किया था, तो विशन एंड इवानस ने, इन्होंने दोनों मिलकर के खोज की थी चूहे पर शोध करके। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि किस गेहूं के ब्रोड पे किसकी खोज हुई थी, तो गेहूं के ब्रोड पे विटामिन ई की खोज हुई थी और उसके रासायनिक संरचना के आधार पर उसका नाम पड़ गया, यानी कि टोकोफेरोल पड़ गया। आगे बात करें, यह विटामिन शिशु जन्म वाला विटामिन, यानी कि जो ये विटामिन है, अगर कुछ भी अगर आपको विटामिन ई के बारे में कोई एक ही बात में बतानी है, यानी कि आपसे कोई पूछे कि विटामिन ई के बारे में आप क्या जानते हो, तो एक सीधा सा जवाब होगा कि ये क्या होता है, शिशु जन्म करने वाला विटामिन होता है। यानी कि अगर आप इसके तो बहुत कार्य होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, सुंदरता को एनहेंस करता है, ठीक है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन फिर भी एक मेन रोल होता है शिशु जन्म करने वाला विटामिन से होता है। अब आगे बात किया जाए, विटामिन ई के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने खोज के बारे में पढ़ा, इसके जो वसा में घुलनशील होता है, इसके ताप के बारे में, इसके कलर के बारे में बात किया। अब आइए बात करते हैं कि कौन सा विटामिन होता है। देखो आपने बहुत सारे विटामिन पढ़ा था ना, यानी कि विटामिन डी पढ़ा था, तो उसमें भी प्रकार आया था, D2 D3, राइट, आपने पढ़ा था, बहुत से प्रकार आते हैं। ऐसे ही जब विटामिन ई के बारे में पढ़ोगे तो विटामिन ई के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। यानी कि अल्फा की बात करें तो अल्फा टोकोफेरोल, एक होता है अल्फा टोकोफेरोल, एक होता है बीटा टोकोफेरोल, ठीक है, एक होता है गामा टोकोफेरोल। अल्फा जो पहला वाला होता है, यानी कि अल्फा टोकोफेरोल होता है, यही होता है जनन क्षमता का गुण। यानी कि यही अगर किसी पुरुष में किसी स्त्री में अगर पाया जाता है तो क्या करता है, शिशु जन्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वहीं बीटा की बात करें तो बीटा क्या होता है, जो पहला वाला नहीं है, यानी कि अल्फा टोकोफेरोल है, इसकी मदद करता है, यानी क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन जब तीसरा वाला का गामा टोकोफेरोल की बात करें तो ये क्या होता है, प्रकार में तो आता है विटामिन ए की, लेकिन ये कैसा होता है, निष्क्रिय रूप में होता है। यानी कि हम लोगों ने अभी तक क्या बात करा कि विटामिन ई के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अल्फा टोकोफेरोल, एक होता है बीटा टोकोफेरोल, एक होता है गामा टोकोफेरोल। तो देखो विटामिन ई के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 प्रकार है। लेकिन जो ये 3 प्रकार है ना, यही पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इसी यही में जो क्वालिटी है, क्वालिटी पाई जाती है। बाकी जो होते हैं प्रकार में सिर्फ आते हैं, लेकिन यही है जो क्या होते हैं, क्वालिटी में आए जाते हैं, यही सिर्फ पढ़ा जाता है। तो अल्फा टोकोफेरोल का क्या भूमिका होती है, तो इसका भूमिका ये होती है कि यही जनन क्षमता का क्या करता है, गुण रखता है। यही होता है जो शिशु को पैदा करने में मतलब वही क्वालिटी देता है, ठीक है, यानी कि विटामिन ई में यही रोल अदा करता है। ये क्या होता है, ये मेन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपके शरीर में बीटा टोकोफेरोल है, गामा टोकोफेरोल है, तो ये दोनों कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर अल्फा टोकोफेरोल की बात करें तो यही काम करता है। अगर ये है तो समझो सही सलामत है। बीटा टोकोफेरोल में क्या बात किया हमने, बोटा टोकोफेरोल क्या होता है, अल्फा टोकोफेरोल का मदद करता है, यानी कि सहायता करता है। यानी कि इसे होता नहीं है
कि भाई आप आगे चलो, मैं पीछे से आपका क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। तो यही करता, ये तो खुद करता नहीं लेकिन दूसरों को करने का मौका ज़रूर देता है। तो ये क्या होता है, ये हेल्प करता है। कौन किसका हेल्प करता है, तो अल्फा टोकोफेरॉल का हेल्प करता है, अल्फा टोको। लेकिन गामा की क्या बात करें, गामा होता है निष्क्रिय, ये निष्क्रिय रूप में होता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए, आगे क्या होता है, आगे आगे है विटामिन ई के कार्य। ठीक है, अब आगे बात करें कि विटामिन ई के, अगर हम विटामिन ई ले रहे हैं अपने शरीर में, तो जो फर्टिलिटी विटामिन कह रहे थे, प्रजनन क्षमता, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करता है। कोई भी विटामिन हो ले लिया जाए, कोई भी पोषक तत्व ले लीजिए, सिर्फ उसका एक ही काम नहीं होता है, उसके बहुत सारे रोल होते हैं। यानी कि अगर जैसे बहुत पढ़ते हो, वसा पढ़ते हो, विटामिन डी पढ़ते हो, तो उसमें किसका नाम, विटामिन का, कैल्शियम आता है, फास्फोरस है। यानी कि आप कैल्शियम की मात्रा नहीं लोगे, फास्फोरस की मात्रा नहीं लोगे, तो आप चाहे जितना विटामिन डी प्राप्त कर लोगे, तो आपको वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ऐसे ही आपको वसा, यानी कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है, तो आप चाहे जितना आप विटामिन डी की प्राप्ति करना चाहो, तो आपको वो नहीं मिल सकती है। तो वैसे यही होता है कि कोई भी पोषक तत्व पढ़ते हो, तो उसका सिर्फ एक ही काम नहीं होता, उसके बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि बहुत सारी जगह पे मिल करके कार्य करते हैं। तो वही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये विटामिन ई कहाँ कहाँ जा करके काम करता है। तो यहाँ पहला सा ही लाइन है कि यह क्या होता है, कोशिका की एकता बनाने में मदद करता है। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है, हमारे शरीर की जब से सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, कोशिका होती है, राइट। हमारी सबसे छोटी इकाई होती है क्या, कोशिका होती है। तो जो कोशिका होती है, जैसे कोशिका यहाँ पे है, यहाँ के, तो कोशिका को एक मतलब ज्वाइंट करने में मदद करता है, यानी कि मजबूत बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, विटामिन ई। यानी कि मैंने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि वो कोशिका को एकता बनाने में, यानी कि एकजुट बनाने में मदद करता है। कौन, यानी कि जो शरीर की सबसे छोटी इकाई, उसमें ही विटामिन ई पाया जाता है। सोचो कि इसकी जो कार्य है कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में क्या है, उत्कों की सामान्य चयापचय निर्माण में, यानी कि जो जनरल मेटाबॉलिज्म होती है, उत्कों के सामान्य चयापचय में निर्माण में सहायक होती है। अगला क्या है, जो आरबीसी होती है, आरबीसी को क्या करते हैं, परिपक्व बनाने में। ठीक है, यानी कि आरबीसी, अगर विटामिन ई की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो क्या हो जाएगा, आरबीसी निर्माण नहीं हो पाएंगे, यानी कि मेच्योर नहीं हो पाएंगे, जितना उनका होना चाहिए, उनका जो साइकिल होता है 120 का, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 120वें दिन में तो ये बनता है, तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का समय जो होता है उतना वहां तक पहुंचने में वो निर्माण नहीं कर पाएंगे, अगर विटामिन ए की प्राप्ति नहीं कर रहे हो तो। अगला क्या है, विटामिन ए विटामिन सी को ऑक्सीकरण से बचाव करता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, आइए हम बताते हैं। ऑक्सीकरण वो होते जैसे कि आपने कोई फल काटा, जैसे आपने आलू काटा, सेब काटा, कुछ भी काटा कोई फल, तो जो जो अगर उस पर काला पद हो गया, यानी कि कोई फल आपने काट के रख दिया है, अगर वो ऊपर से काला दिख रहा है, तो क्या हो गया है, उस पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई है। यही होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कि कोई पदार्थ आपने काट के रख दिया है, वो अपने जो नेचुरल कलर है उस पर न होकर के कोई और कलर हो गया है, काला कलर हो गया है। जिससे आप बैगन को काट देते हो, आलू को काट देते हो, सेब को काट देते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। बहुत से सारे फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं, तो अगर उस पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण ही होता है। तो ये विटामिन ए और विटामिन सी होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, उसमें ई को मदद करती है। यानी कि जैसे आपने कोई फल काटा, पहले हम शुरू से बता देते हैं, यानी कि आपने कोई फल काटा ना, तो अगर आपने सेब ही काटा, तो सेब पे क्या हो गया, काला काला हो गया, यानी कि उस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो गई है। तो ए और सी क्या करता है, उसमें जाने लगता है। ठीक है, तो विटामिन ई क्या करता है, उसको जाने नहीं देने, यानी कि ए और सी को जाने नहीं देता है। कहाँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हुई है। क्यों नहीं जाने देता, क्योंकि ये तीनों तो साथी होते हैं ना, क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना। यानी कि विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ई क्या होते हैं, तीनों साथी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो नहीं जाने देता, यानी कि बुरी संगत में नहीं जाने देता कि आप नहीं जाओ ना, आप भी खराब हो जाओगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया जहाँ पे हुई है, वहाँ पे ए और सी को नहीं जाने देता। कौन, विटामिन ई नहीं जाने देता, क्योंकि इसका जो साथी हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो इसलिए नहीं जाने देता हम। अगला बात करें अगला क्या है, महिलाओं में क्या होता है, भ्रूण का विकास रुक जाता है। वही बात है जो फर्टिलिटी, भाई इसका मेन रोल ही है, क्या होता है, फर्टिलिटी विटामिन होता है, यानी कि प्रजनन क्षमता वाला होता है, शिशु उत्पन्न करने वाला प्रोटीन होता है। भाई जब आप विटामिन ई की प्राप्ति नहीं करोगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो शिशु है, ठीक है, आपकी यानी कि आपके गर्भाशय में जो शिशु है, उसका विकास रुक जाएगा। या तो विकास, अगर विकास हो भी रहा है,
तो बच्चा बार बार क्या हो जाएगा, गर्भ मतलब औरत क्या हो जाएगी, बार बार क्या हो जाएगा, उसका मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है उसका सही से विकास नहीं हो पाएगा अगर विटामिन ई की प्राप्ति कर रही है तो, नहीं कर रही है तो, और क्या हो जाएगा, बार बार गर्भपात देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बात कर रहे हैं। यह फ्री रेडिकल का नियंत्रण रखता है, वही बात हो गई जो हमने अभी शुरू में बताया कि क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो क्या कहते हैं, ई क्या करता है, आपके चेहरे को चमकदार यानी कि आपके चेहरे को सुंदरता बनाता है। कौन, विटामिन ई बताता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह विटामिन शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करता है, यानी कि बहुत से सारे ये काम करता है, जिससे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कोशिका की एकता बनाने में, ठीक है, जुट बनाने में कार्य करता है। और जो जनरल मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं हमारे शरीर में, उनके जनरल मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे अगर बात की जो आरबीसी की अगर हम बात किया जाए, तो आरबीसी की अगर निर्माण होना है, अगर निर्माण सही समय पर होना है, तो विटामिन ई की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या करता है, जो विटामिन ए होते हैं, विटामिन सी होती है, जिस प्रक्रिया में विटामिन ए और सी होता है, यानी कि जो ऑक्सीकरण की जहाँ प्रक्रिया होती है, वहाँ को ये विटामिन ए, विटामिन सी को जाने नहीं देता है। कौन, विटामिन ई होता है। और जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो भ्रूण पल रहा होता है, भ्रूण का विकास सही से नहीं हो पाता अगर विटामिन ई की प्राप्ति नहीं हुई तो, और बार बार क्या हो जाता है, गर्भपात देखने को मिल जाता है। यह फ्री रेडिकल को नियंत्रण रखता है। और यह विटामिन शरीर में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होती है, स्टेरॉल यानी कि जो फैट होते हैं, वसा होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो आपको प्राणी जगत से जो भी मांस मछली से जो भी आपको चर्बी मिल रहा है, जो भी वसा मिल रहा है, वही क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है कौन, विटामिन ई होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा चलते हैं। आगे क्या है, इसकी कमी से क्या होता है, मांसपेशियों के रेशे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ऐसे कि आपकी ये हाथ है, समझो आपकी हाथ है, यहाँ पे क्या है, मांसपेशियां हैं, तो मांसपेशियों में हल्के हल्के आपको रेशे दिखाएंगे। अगर आप नंगी आंखों से देखोगे तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर देखोगे सूक्ष्मदर्शी से तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां पे मतलब हल्की हल्की क्या होती हैं, रेशे होती हैं। तो अगर विटामिन ई की अगर कमी हो गई है तो मांसपेशियों में जो रेशे हैं उसकी नष्टता दिखाई देगी। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे रेशे जो थे वो नष्ट जहाँ पे हो गए हैं, वहाँ पे कोई आकर के और कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है, वसा कर लेते हैं, और क्या होते हैं, टिश्यू जो ऊतक होते हैं वहाँ पे आकर के चिपक जाते हैं। अब भाई आप तो जानते हैं कि जो वसा क्या होता है, वसा आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, वसा का रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। देखो सामान रहे तब तो बहुत अच्छी, जैसे कि आपके बहुत सारे शरीर में नाजुक पार्ट होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, वहाँ पे वसा हल्की हल्की परत है, यानी कि आपकी वसा क्या करते हैं, जो आपके जैसे मान लिया जाए जो नाजुक चीज़ होती है आपके शरीर की, वहाँ से बचाव करता है वसा, यानी कि कवरिंग करता है। तो इतना ना कवरिंग कर ले कि कवर करते करते क्या अपना घर ही बना ले, बस इतना कवर कर ले कि आपको सिर्फ सुरक्षित रख सके। तो ये इतना कवर नहीं करता कि आपको सुरक्षित, इतना कवर कर लेता है कि आपको हानिकारक पैदा कर सकता है। तो जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां में जाकर के वसा क्या कर जाता है, चिपक जाता है। तो वहीं पे क्या हो जाता है, आपको खतरनाक साबित हो सकता है। आगे बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है आपको। फिर अगला पॉइंट पे बात किया कि क्या किया जाए, यह यकृत में क्या करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में होने वाले नुकसान से भी हमें बचाता है। ठीक है, यानी कि जो विष होते हैं वहाँ से भी हमें बचाता कौन है, विटामिन ई बचाता है। आगे बात किया जाए, आगे क्या है, महिलाओं में विटामिन ई की कमी से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये बात करते हैं। देखो हमने विटामिन ई के जो कार्य पढ़ा तो उसमें बहुत सारे कार्य पढ़ा। कोशिका की एकता बनाने में कार्य कर रहा था, ऊतकों की सामान्य चयापचय में कार्य कर रहा था, आरबीसी के निर्माण करने में, फिर ऑक्सीकरण के बचाने में मदद करता है विटामिन ई और विटामिन सी। बहुत सारे टॉपिक पढ़ा। अब जब इतना सारा कार्य कर रहा है, कौन, विटामिन ई कार्य कर रहा है, तो आप विटामिन ई की कमी नहीं, मतलब विटामिन ई की जब कमी कर दोगे तो जो आप कार्य कर रहा था उसमें तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने अगर कार्य को याद कर लिया है तो जो कमी है ना वो अपने आप याद हो जाएगी। क्योंकि अगर भाई कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो आप नहीं खाओगे तो वो कमी तो दिखाई देगी ना। तो वहीं पे यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कमी देखने को मिलेगी।
तो जो आपने कार्य में पढ़ा था वही यहाँ पे आप समझ सकते हो। महिलाओं में हमने पढ़ा था कि महिलाओं में क्या होता है, बार बार गर्भपात देखने को मिलता है, प्रजनन क्षमता क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मांसपेशियों में क्या हो जाता है, ऐंठन हो जाता है, शिशुओं में क्या हो जाता है, रक्त अल्प। यानी देखो आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी आपके ब्लड में ही तो पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल तो आपके आपके खून में ही तो पाए जाते हैं। तो खून की जब कमी हो जाएगी तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, रक्त अल्प। और खून यानी कि रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है, वैसे तो लोहे की कमी से होता है, लेकिन लोहे का कार्य भी तो कर रहा है, यानी कि आरबीसी का निर्माण में भी तो सहायता कर रहा है विटामिन ई। तो आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाएगा तो आपके खून में कमी हो जाएगी। तो खून की जब कमी हो जाएगी तो अपने आप आपको क्या हो जाएगा, रक्त अल्प यानी कि खून की कमी देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, हृदय संबंधी रोग। जो हृदय संबंधी रोग होते हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगा। उसके अलावा जो मधुमेह यानी कि जो शुगर पेशेंट होते हैं, इसके अलावा ठीक है, इनमें सब में क्या हो जाएगा, विटामिन ई की कमी अपने आप देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा क्या देखिए, रोग क्या होता है, आरबीसी का टूटना। ठीक है, आरबीसी का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है, तो आरबीसी का टूटना कहलाता है हेमोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए विटामिन ए विटामिन सी की क्रियाविधि भी प्रभावित। वही देखो बात हो गई कि हमने शुरू में बात किया था कि अगर विटामिन डी की प्राप्ति कर रहे हो, आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो, आप फॉस्फोरस नहीं ले रहे हो, तो विटामिन डी आप चाहे जितना ले लो तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि अगर 3 साथी हैं तो अगर आप 2 ही को लेकर के चलते हो, एक को नहीं लेकर चलते हो, तो मतलब वो कार्य नहीं हो पाएगा जो तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। वैसे अगर वसा की बात की जाए, वसा आप भले चाहे जितना ले लो तो विटामिन डी की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर वसा मतलब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है तभी विटामिन डी ले सकते। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो वही यहाँ पे लिखा, यानी कि विटामिन ए विटामिन सी विटामिन ई क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो अगर विटामिन ए और विटामिन सी नहीं है तो विटामिन ई अकेला कार्य नहीं कर सकता है। तो ये लाइन यही कह रहा है कि अगर ए और सी की क्रियाविधि यानी कि विटामिन ई की कमी हो गई तो जो ए होता है, सी होता है, इनकी अपने आप कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो इनकी जो महत्ता अलग अलग होती है। विटामिन ए की कमी से तो अलग बीमारी होती है, रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से अलग बीमारी होती है, क्या होती है, स्कर्वी होती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, प्रजनन क्षमता वाला होता है गो। लेकिन इनका कार्य तो अलग अलग है, लेकिन अगर तीनों मिलकर के कार्य करके, तीनों जो हुए हैं तीनों अगर मिलकर कार्य करेंगे तभी अपना अपना कार्य कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बात किया जाए। आगे है विटामिन ई की प्राप्ति, यानी कि कोई भी विटामिन पढ़ते हो आप तो उसकी प्राप्ति पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भाई आप जाने रहोगे कि विटामिन कहाँ कहाँ से मिलता है। कोई भी पोषक तत्व पढ़ते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो, कोई भी प्रोटीन पढ़ते हो, आप वसा पढ़ते हो, आप विटामिन डी, तो अगर उसकी प्राप्ति यानी कि कहाँ से मिलता है अगर वो जान लोगे तभी तो उसकी कमी से जो बीमारी हुई है तभी तो बच पाओगे। ठीक है, तभी तो वो चीज़ें खा पाओगे। तो यहाँ पे हम बात करें कि विटामिन ई कहाँ से मिलता है, तो अगर गेहूं के जो भूड़ होते हैं वहाँ से क्या मिलता है, विटामिन ई की प्राप्ति। अब भाई भूड़ बताते हैं पहले, भूड़ क्या होता है। जो गेहूं होता है, गेहूं को आप नज़दीक से देखोगे तो यहाँ कोने पे एक सफ़ेद की तरह दिखाई देता है। ठीक है, वहीं से जब आप गेहूं को अगर बैठाया जाता है तो यहीं से क्या होता है, उसकी उत्पत्ति यानी कि वहीं से क्या हो जाता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि खेत में जब लगाया जाता है तो वही भूड़ से क्या निकलता है, उसके तना निकलता है। तो जो यहाँ जहाँ से तना निकलता है ना, जब जमीन में, वही क्या होता है, भ्रूण होता है। तो गेहूं के भ्रूण से यहीं पे खोज हुई थी, यानी कि गेहूं के भ्रूण से ही विटामिन ई की खोज हुई थी। किसने किया था, विशनयोन इवानस ने, आपको याद हो रहा होगा 1922 में। फिर उसके अलावा क्या, मक्के के भ्रूण में, मूंगफली के दाने में, नारियल के तेल में, यहाँ से क्या होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ होती हैं, यहाँ पे तस्वीर में भी देख सकते हो, पपीता है, पपीता है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है। ठीक है, बहुत से ऐसे सारे पदार्थ होते हैं जिससे कि आप गूगल में सर्च कर सकते हो, वहाँ से क्या होता है, विटामिन ई की प्राप्ति हो सकती है। हमने यहाँ पे 4 ही 5 लिखा है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, विटामिन ई का संग्रह। अब विटामिन ई के संग्रह को देखते हैं। विटामिन ई के संग्रह यानी कि विटामिन ई कहाँ जाकर के इकट्ठा होता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपने खाया तुरंत आपके पेट में गया, तुरंत आप निकल गया या मल में या मूत्र के बाहर से, तो ऐसा नहीं होता। वो कहीं जाकर के इकट्ठा होता है। इकट्ठा होकर के धीरे धीरे जहाँ आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, खून होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सब अपना अपना कार्य, यानी कि आप सब अपना अपना जो भी उनका कार्य सौंपा जाता है वो अपना अपना हिस्सा ले जाकर हर जगह, यानी कि मांसपेशियाँ अपना अलग सोखेगी,
खून अपना अलग ले जाएगा दौड़ा, खून ही तो ले जाता, खून तो ले जा करके आपके जो भी पोषक तत्व होते हैं इधर उधर दौड़ाता है। तो जो जिसका जिसका जो कार्य होता है वो ला जा करके मतलब इधर उधर बांटता है। तो कहीं पे तो जाकर इकट्ठा होगा ना, तभी तो कोई आकर के जान पाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे विटामिन है, ई है, विटामिन सी है, कहाँ पे है, तभी तो जान पाएगा। तो कहाँ पे इकट्ठा होता है? यकृत में, ठीक है, मांसपेशियों में इकट्ठा होता है, और जो शरीर की चर्बी होती है यहाँ पे जाकर के विटामिन ई की जो इकट्ठा होता है वहीं पे हो जाता है। बाकी जिसका जिसका कार्य होता है भाई अपना अपना जगह पे ले जाता है। आगे बात किया जाए विटामिन ई का अवशोषण। अब विटामिन ए की अवशोषण की बात किया जाए, विटामिन ई का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी जो आंत होती है वहाँ पे जाकर के अवशोषण हो जाता है। अब देखो कोई भी विटामिन पढ़ते हो ना, विटामिन ई बात ना किया जाए, मतलब जो भी पोषक तत्व होते हैं अक्सर करके कहाँ जो अवशोषण होते हैं, छोटी आंत जहाँ होता है वहाँ पे जाकर के अवशोषण हो जाते हैं। ये याद रखना ना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि अक्सर करके कहाँ पे जाकर के मतलब जो भी पोषक तत्व होते हैं कहाँ पे जाकर अवशोषण होते हैं, तो छोटी आंत में जाकर के अवशोषण हो जाते हैं। उसके बाद में विसर्जन यानी कि बाहर कहाँ से निकलता है? तो बाहर निकलता है मल द्वारा, ठीक है। देखो जो वैसे ही अगर आप बात किए थे वहाँ की विटामिन बी की बात किए थे, विटामिन सी की बात किए तो वसा में घुलनशील नहीं थे, ये तो जल में घुलनशील थे। तो यहाँ मूत्र के रास्ते से यानी कि जो पानी वाला रास्ता होता है पानी के माध्यम से निकल जाते थे, लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कहाँ से विसर्जन होते? तो जो मल होती है मल के द्वारा ही बाहर निकल जाते हैं। अब चलो एक बार क्लास को फिर से समरअप कर लिया जाए, ताकि जो भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको समझ में आ जाए। चले हम पहले वाली स्लाइड में चलते हैं, पहले वाले स्लाइड में चलते हैं, शुरू से आपको बता देते हैं, थोड़ा समरअप कर लें। हमने भी बात किया था विटामिन ए के बारे में, जिसमें हमने देखा इसके रासायनिक नाम के बारे में। रासायनिक नाम में हमने पढ़ा कि जो विटामिन ई होता है इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो किन शब्दों से मिलकर, ये 3 शब्द से मिलकर के बना होता है। पहला होता है टोकोस, दूसरा होता है फेरो, तीसरा होता है ओयल। अब तीनों का हम अर्थ समझते हैं। टोकोस का अर्थ होता है शिशु, वहीं पे फेरोस की बात किया जाए तो फेरोस होता है उत्पन्न, लेकिन ओयल की बात किया जाए तो ओयल होता है एल्कोहल। एल्कोहल को एयल में हमने ओयल में क्यों लिखा है? क्योंकि एल्कोहल जब आप लिखते हो तो उसमें क्या होता है, एल्कोहल में जब लास्ट में लिखते हो तो उसमें एल्कोहल जब लिखा जाता है तो उसमें लास्ट में ओ एल आता है ना, तो इसीलिए ओ एल को एल्कोहल में लिखा जाता है। अब इसको हम तीनों को एक करके बता देते हैं आपको। शिशु उत्पन्न करने वाला, वसा में घुलने वाला ऐसा एल्कोहलिक पदार्थ जिसे क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। देखो जब आपने विटामिन के ई के जब कार्य में देखा था तो उसमें आपने देखा नहीं था कि क्या होता है, जल में तो क्या होता है अघुलनशील होता है, लेकिन वसा में घुलनशील होता है। लेकिन बात किया जाए ईथर में, एल्कोहल में, बेंजीन में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। तो वहीं पे आप यही तो बात कर रहे हो टोकोफेरॉल में कि क्या होता है, वसा में घुलने वाला ऐसा अल्कोहलिक पदार्थ जिसे आप क्या कहते हो? टोकोफेरॉल कहते हो, ठीक है। आगे बात किया था हम लोगों ने सुंदरता का विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। जो भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स करते हो, ठीक है, जो भी आप डे वाला क्रीम होता है, नाइट वाला क्रीम होता है, आप फेशियल कराते हो, आप कुछ भी अपने चेहरे पे अगर चेंजिंग लाते हो तो उसमें अगर अपने चेहरे के दाग धब्बे दूर किया जाते हैं, बहुत सारी विटामिन ई की गोलियाँ आती हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो चेहरे पे लगाते हो ताकि आपकी खूबसूरती बढ़ जाए। तो क्या करता है विटामिन ई, क्या करता है आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। वहीं पे बात किया जाए फर्टिलिटी विटामिन या फिर प्रजनन क्षमता वाला विटामिन, ये विटामिन क्या करता है? देखो आपने जब विटामिन ई के खोज में पढ़ा था तो वहीं पे तो पढ़ा था कि विशन और इवानस ने क्या कहता है, चूहा पे शोध करके विटामिन ई की कमी निकाली थी, यानी कि चूहे पे क्या हो गया था, प्रजनन क्षमता का रुकावट, यानी कि प्रजनन क्षमता की क्वालिटी उनमें नहीं पाई जाती थी। जब पता चला कि इसमें क्या हो गया, विटामिन ई की जो कमी हो गई थी, तो इसलिए जब उनको पता चला कि विशन ने कि विटामिन ई की प्राप्ति चूहा नहीं कर रहा था, इसलिए प्रजनन क्षमता की कमी हो गई थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? प्रजनन क्षमता वाला विटामिन और फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। आगे बात किया जाए, आगे है विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन होता है, ठीक है। आगे फिर क्या है, यह जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है, लेकिन जो वसा होता है वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। लेकिन ईथर,
एल्कोहल बेंजीन में क्या होता है, घुलनशील हो जाता है। रंग की बात किया जाए तो रंग होता है हल्का पीला रंग और थोड़ा तेलीय पदार्थ का होता है। जो नॉर्मल ताप होता है वहाँ से तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन 200 डिग्री से जब पार कर जाएगा तब क्या हो जाएगा, विटामिन ई नष्ट हो सकता है। लेकिन जो सूरज की किरणें होती हैं यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे क्या हो जाता है, विटामिन ई नष्ट हो जाता है। अब आगे बात किया जाए विटामिन ई की खोज। विटामिन ई की खोज में आपने शुरू में पढ़ा कि नाम किसका आता है, विशन और इवानस का आता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस पे खोज और किया जाए यानी कि चूहे के अलावा भी पूछा जाए किस पे किया गया था, तो जो गेहूं का भ्रूण होती है गेहूं के भ्रूण में इसकी खोज हुई थी। किस पे किया गया था, ठीक है, गेहूं के भ्रूण पे खोज हुई थी। फिर उसके बाद में इसके रासायनिक संगठन के अनुसार, ठीक है, इसके रासायनिक संगठन के अनुरूप इसका नाम क्या दे दिया गया, टोकोफेरॉल दे दिया गया। यह विटामिन शिशु जन्म वाला विटामिन से है, ठीक है। आगे बात किया जाए विटामिन ई के प्रकार, इसमें हमने 3 विटामिन पढ़ा। एक होता है अल्फा टोकोफेरॉल, एक होता है बीटा टोकोफेरॉल, एक होता है गामा टोकोफेरॉल। अल्फा की बात किया जाए तो यह मेन होता है, इसकी ही भूमिका होती है यानी कि यही मेन होता है, यही मदद करता है आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में, ठीक है। अगर ये नहीं है तो समझो प्रजनन क्षमता नहीं हो पाएगा, किसी भी स्त्री को संतान उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, यानी कोई स्त्री हो गई या कोई पुरुष हो गए। लेकिन वहीं पे बीटा की बात किया जाए तो बीटा क्या करता है, सिर्फ मदद करता है, वो कोई कार्य नहीं करता है। बीटा टोकोफेरॉल या अल्फा टोकोफेरॉल का मदद करता है। गामा टोकोफेरॉल क्या होता है, यह निष्क्रिय रूप में होता है। विटामिन ई के कार्य में हम लोगों ने देखा कि कोशिका की एकता बनाने में, उत्तकों की सामान्य चयापचय निर्माण में सहायक, आरबीसी का निर्माण में सहायक। विटामिन ई सी के ऑक्सीजन भ्रूण विकास रुक जाना, बार बार गर्भपात देखने को मिल जाता है। यह फ्री रेडिकल पर नियंत्रण करता है, ठीक है। इसकी कमी से मांसपेशियों के रेशे नष्ट हो जाते हैं, उनके स्थान पर वसा व ऊतक ले लेते हैं। यह क्या होता है, यकृत में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं उनके बीच में होने वाले नुकसान से बचाता है। कौन, विटामिन ई। आगे बात किया जाए विटामिन ई की कमी से क्या क्या देखने को मिलता है, तो विटामिन ई की कमी से बार बार गर्भपात देखने को मिलता है, प्रजनन क्षमता का नष्ट हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है और शिशुओं में क्या हो जाता है, रक्ताल्पता देखने को मिल जाती है। आगे बात किया जाए हृदय संबंधी रोग देखने को मिलता है, मधुमेह देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाता है, जो आरबीसी होती है आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस। यहाँ पे याद रखे रहना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि हीमोलाइसिस यानी कि आरबीसी का टूटना किसे कहते हैं, तो आरबीसी का टूटना का एक टर्म है यानी कि एक शब्द है, तो उसे कहते हैं हीमोलाइसिस। आगे बात किया जाए विटामिन ए सी को क्या होता है, इनकी क्रिया विधि भी पारभाज, यानी कि आप विटामिन ई की प्राप्ति नहीं कर रहे हो तो विटामिन ई सी ए और ए सी होता है जो अपना कार्य सही से नहीं कर पाएगा, यानी कि वो अधूरा है उसके बिना। आगे बात कीजिए विटामिन ई की प्राप्ति होता है कहाँ से, गेहूं के भ्रूण से, मक्के के भ्रूण में, मूंगफली के दाने में, नारियल के तेल में, ठीक है, यहाँ से पाया जाता है। उसके अलावा पपीता में आप देख सकते हो, बादाम में देख सकते हो, फिर मूंगफली यहाँ पे तस्वीर में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से सबसे देख सकते हो। आगे बात किया जाए, आगे विटामिन ई का संग्रह होता है यकृत में, मांसपेशियों में, जो शरीर की जहाँ जहाँ चर्बियाँ पाई जाती हैं, जहाँ जहाँ वसा पाए जाते हैं, वहाँ क्या हो जाता है, विटामिन ई अपना इकट्ठा करने लगता है। अगर आगे बात किया जाए विटामिन ई का अवशोषण कहाँ होता है, जहाँ छोटी आंत होती हैं वहाँ पे जाकर के इसका अवशोषण पूरी तरह से हो जाता है। विटामिन ई का विसर्जन यानी कि बाहर कहाँ से निकलता है, तो भाई मल द्वारा, यानी कि वसा में घुलनशील होता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे एक नई विटामिन की ओर, यानी कि विटामिन ई हमने ए पढ़ लिया है, सी पढ़ लिया है, बी पढ़ लिया है, डी पढ़ लिया है और ई पढ़ लिया है। आगे हम बात करेंगे के बारे में। तो अगर आप के को पढ़ना चाहते हो तो हमारे क्लास को देखें और देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।